रहीम दास का एक दोहा है, नर की अरु नल नीर की कर एक गति जोर, ज्यों ज्यों नीते हो चले उतने ऊंचे हो सकता है दोहे में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन इसका भाव मैं आपको बता देता हूँ। रहीम दास ने कहा है कि मनुष्य का यानी कि नर का और नल का एक ही गति होता है, जितना नीचे दबाया जाता है ना उतना ऊंचे होता है। मेरा भावार्थ ये था कि आज मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो सोच करके आपको आश्चर्य होगा। मतलब इतने सहज स्वभाव के, इतने सरल स्वभाव के शायद मेरे लाइफ में पहली बार कोई मिला है। मेरे मित्र हैं अजय सिंह जी, और ये इस समय वर्तमान पोस्ट पे वर्तमान में पीसीएस से चयन होकर रजिस्ट्रार पोस्ट पर हैं। तो अब थोड़ा सा मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं शाम को कोचिंग पढ़ा रहा था और जैसे ही बाहर निकला तो ये मिल गए और इन्होंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, बस पढ़ा रहे हैं। कहे आप पढ़ा रहे हैं और आप हमें बताए भी नहीं कि कहाँ पढ़ा रहे हैं। ये अचानक आ गए मेरे कोचिंग में और मैंने कहा कि अब आ गए हैं तो थोड़ा सा आपके बारे में बता दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि बेशक, बताने की बात छोड़िए, आप कहिए तो मैं क्लास ले रहा हूँ। अब 2-3 दिन की छुट्टी पर आए हैं, लेकिन इन्होंने सहज भाव में इतना मतलब सहजता से, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने ऊंचे पोस्ट पर कोई रह करके और इतना जल्दी कहे कि इस छोटे से कोचिंग में जहाँ 40-50 बच्चे पढ़ते हैं और ये तैयार हो जाएं पढ़ाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जो है इनके बारे में जानते हैं कि मतलब कैसे इन्होंने संघर्ष किया और कैसे यहाँ तक ये पहुँचे। तो सबसे पहले अजय सर जी, आपको मेरे तरफ से नमस्कार और उसके लिए बधाई जो आपने इतने बड़े पोस्ट पर रह करके और हमें जो है इस तरह से कहा कि आप जब कहिए तब मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले सर ये बता दीजिए कि आपने हाई स्कूल इंटर तो सब लोग किए हैं, आप भी किए होंगे तभी इस पोस्ट पर गए हैं। स्नातक आप बता दीजिए कि आपने कहाँ से किया है। स्नातक मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय। अच्छा, गोरखपुर विश्वविद्यालय। गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद फिर आप पीजी या इस तरह का कोई डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या प्रशिक्षण की डिग्री हो, कोई डिग्री आपने लिया? मैंने उसके बाद 1 साल का एमबीए किया इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद से एमबीए किया, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी किया। अच्छा, पीजी किस विषय से? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से। तो अच्छा ये बताइए, जो आपके ये पीसीएस बनने का जो सफ़र जारी हुआ, कब आपने सोचा कि मुझे पीसीएस स्तर का अधिकारी बनना है? तो मैं इंटर के बाद जब बीए कर रहा था, पहले ऐसा था कि इंटर करने के बाद इंजीनियरिंग की तरफ सभी लोग जा रहे थे, मैं भी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्य से उसी साल मेरी माता जी का देहांत हो गया। अच्छा, माता जी का देहांत हुआ, तो बड़ी दुखद की बात है। फिर मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा पाया, फिर मुझे बीए में एडमिशन लेना पड़ा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। फिर वहाँ से तभी मैंने सोचा कि अब सिविल की ही तरफ जो है जाऊँगा, क्योंकि उस समय कोई मार्गदर्शन नहीं था, बताने वाला नहीं था कि कौन कौन से फील्ड में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। ग्रामीण परिदृश्य होने के नाते स्वयं संघर्ष करके स्वयं ऊंचाइयों पे पहुंचना था, अपनी ही गलतियों से सीखना था, क्योंकि कोई जो है मार्गदर्शक नहीं था। अच्छा, तो आपने स्नातक किया, स्नातक करके इलाहाबाद चले गए? इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिर मैंने पीजी किया, फिर वहाँ से मैंने लॉ किया, वहाँ से डॉक्टरेट किया। अच्छा, मतलब आपके पास अगर देखा जाए तो बहुत डिग्री है, यानी कि बीए के बाद एमबीए है, फिर पीजी है, लॉ है, डॉक्टरेट है, इतनी डिग्री लेने के बाद तो ये बताइए, आपको तो टीचर बन जाना चाहिए था, जल्दी नौकरी मिल गई होती। नहीं, टीचिंग की तरफ, जैसे टीचिंग में मेरा हो गया था नौकरी तो, लेकिन मैं गया नहीं, इंटर कॉलेज में हो रहा था और मेरा टीचिंग में सिर्फ उद्देश्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, स्टेट यूनिवर्सिटी में भी नहीं। अच्छा, तो ये बताइए पीसीएस जो है, अगर आपसे ये कहा जाए कि मतलब कितना आपको संघर्ष करना पड़ा, कितने दिनों तक आपने मेहनत किया, क्योंकि आप टीचर तो चाह रहे थे कि सेंट्रल में होना, स्टेट स्तर पर तो आपका हो गया था, लेकिन फिर पीसीएस के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा? ऐसा था कि हमारे साथ कुछ विषम परिस्थितियाँ थीं। मेरे माताजी मर गई, फिर पिताजी मेरे बीमार हो गए, वो एक्सपायर कर, उससे कई बार मुझे जो है वापस आना पड़ा इलाहाबाद से गाँव। अच्छा। पूरी पढ़ाई छोड़ के मैं 1 साल गांव रह गया था। अच्छा, गांव 1 साल रहे? हाँ, तो फिर पिताजी एक्सपायर गए, फिर मैं गया, फिर तैयारी किया, बार बार मेरा होता था, लेकिन कोई बहुत, फिर मेरा सिलेक्शन 1 ही साल में 4 बार हुआ।
अच्छा 4 बार हुआ था। लोअर पीसीएस में 2008 लोअर पीसीएस, 2009 लोअर पीसीएस, यूडीए और पीसीएस। तो फिर आपने वो सब ज्वाइन नहीं किया कि नहीं, इसलिए मैंने नहीं जोड़ा कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टीचिंग का कार्य कर रहा था, पढ़ाता था। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाँ, तो इसलिए चूँकि अगर नौकरी में आ जाता तो मैं प्रॉपर बड़ी सर्विस के लिए तैयारी के लिए सब वक्त कम मिलता, तो इसलिए मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया कि गया ही नहीं उधर। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो आप पढ़ा रहे थे तो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, चूँकि मैं नेट और जेआरएफ क्वालिफाई था ना। अच्छा अच्छा। तो मैं जेआरएफ था तो मुझे जो है स्कॉलरशिप मिलती थी 5 साल पढ़ाने के लिए ही। अच्छा। हाँ, फिर उसी में पढ़ाता था। डॉक्टरेट जो उपाधि लेनी थी उसके लिए जेआरएफ भी आप थे तो उसको मैं नेट जेआरएफ दोनों। तो अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब अगर कोई लड़का या कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी करता है तो स्नातक के पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि स्नातक के बाद उसको तैयारी शुरू करनी चाहिए? बेसिक बातें है कि सबका अलग अलग स्टेटस है पढ़ने का। हाई स्कूल और इंटर को कितने अच्छी तरीके से पढ़ा है उस पर वो निर्भर करता है। बहुत सारे बच्चे हैं बीए कर लेते हैं लेकिन हाई स्कूल के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनका पढ़ाई का बैकअप कैसा है उससे बहुत सारी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। अच्छा, पर्सन टू पर्सन। हाँ, क्योंकि सबका लेवल अलग है पढ़ने का, लेकिन बेसिकली जो है अगर वो सही समय से अपनी पढ़ाई तो स्नातक के साथ थोड़ी थोड़ी शुरू कर देनी चाहिए। स्नातक के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं वर्क, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक सब्जेक्ट लेकर, जीएस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, इन चीज़ों को लेकर के। हाँ। अच्छा, मान लीजिए स्नातक के बाद अगर लड़का पूरी तन्मयता के साथ लगता है तो कितने दिन में वो पीसीएस रैंक का अधिकारी बन सकता है? जैसे स्नातक के बाद होता है कि परीक्षा का जो पैटर्न है, जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर मेन का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू का एग्ज़ाम होता है। अच्छा। बच्चे के ऊपर कि सबसे पहले वो मेंस की अपने 2 जो पेपर्स होते हैं उसको तैयार कर ले। अच्छा, मेंस में कितने सब्जेक्ट चूज करने होते हैं? मेंस में पहले तो सब्जेक्ट था, अब वर्तमान में जो है मेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है। अच्छा, पहले 2 होते थे, और जीएस के जो है 4 पेपर होते हैं। हिंदी का होता है, निबंध का होता है। अच्छा। इसमें हिंदी और निबंध बहुत जो है अंक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रायः बच्चे हिंदी को बहुत सामान्य तरीके से लेते हैं, जिस कारण वो हिंदी में नंबर कम पाते हैं और उनका रैंक नीचे हो जाता है। अच्छा। प्रायः लोग कहते हैं हिंदी है पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, आती है, लेकिन नहीं, चूँकि जितना नंबर आपको गणित से मिलता है उतना ही नंबर हिंदी से मिलता है। वहाँ हमें इस बात को बार बार ध्यान रखना कि हमें हिंदी इसलिए पढ़ना है कि हमको कंपटीशन पास करना है, न कि हिंदी जानना है। यही जो हिंदी भाषी जो हमारे बच्चों की कि हिंदी है पढ़ लेंगे, हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप हिंदी सही करेंगे तब भी उतना ही नंबर पाएंगे जितना ही क्वेश्चन मैथ का करेंगे। तो बहुत कम मेहनत में हिंदी में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बच्चों के लिए संदेश था, लेकिन हम दरअसल हम लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये बताइए कि आपको कितने दिन संघर्ष करना पड़ा, और इस संघर्ष की जो परिस्थितियाँ आपके विपरीत रही तो क्या आपको लगा कि अब हमें छोड़ देना चाहिए? नहीं, लगता तो था, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो जब मैं घर से फिर जाता था तो पढ़ाई को 1 घंटा और बढ़ा देता था। अच्छा, पढ़ाई मतलब? क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं था, या तो मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, टीचर बन जाऊँ, लेकिन चूँकि उद्देश्य बड़ा था मैंने सभी एग्ज़ाम पास किए, यूडी आईएएस भी मैं पास क्वालिफाई हूँ, लेकिन अच्छा, आईएएस भी आप क्वालिफाई हैं? लेकिन फाइनल नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत से कोई बच्चा 8 घंटे 7 घंटे पढ़ता है पर डे, रेगुलरिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये नहीं कि आज मामा के यहाँ शादी है 3 चले गए रिलेशन में, ये इसमें काउंट नहीं होता है, ये छोड़ना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। मुझे याद है, चूँकि आपसे बात नहीं हो पाती थी, आप इलाहाबाद रहते थे और मैं गांव पर ही रह गया, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट निकला था उस दिन मुझे याद है कि आपके बड़े भैया हमारे पास फ़ोन किए 12 बजे रात को, और उन्होंने मुझे बधाई दिया और कहा कि भरत बाबू अजय भाई का हो गया सिलेक्शन। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे तो जो खुशी हुई वो तो हुई, लेकिन आप बताइए कि आज उस समय आपकी स्थिति क्या थी, आप कितने खुश थे? खुश तो प्रॉपर से ओबियसली बात है कि हर किसी भी आदमी की जब बड़ी नौकरी लगती है जिसके लिए वो पढ़ रहा है, मेहनत कर, तो खुशी तो बहुत होती है। अब मुझे याद है 3 मार्च का दिन था,
3 मार्च 8:15 मेरा रिजल्ट आया अच्छा था। बताइए, 3 मार्च को 8:15 पर रिजल्ट आया था, ये सारी चीज़ें मैं अपने हॉस्टल के सामने खड़ा था, बहुत सारे बच्चे थे, तो मैं अपने रिसर्च का वर्क कर रहा था, तो उन्होंने कहा सीनियर से क्या रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। फिर हम कमीशन गए देखने, कमीशन में रिजल्ट चिपका नहीं था, फिर वापस चले आए। तब फिर जब घर हॉस्टल में आ गए, फिर थोड़ी देर बाद रिजल्ट चिपक गया। फिर भेजा मैं, तब तक मोबाइल में आ गया, मोबाइल में देखे तो फिर सिलेक्शन हो गया। अच्छा ये बताइए, उस दिन जिस दिन सिलेक्शन हुआ था, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, उस दिन खाना आपको खाने का मन कर रहा था कि मारे खुशी से खा नहीं पा रहे? खाना का सभी दोस्तों के सामने मिठाइयाँ ही बट रही थी, खाना कहाँ कोई खा रहा था। हॉस्टल में मिठाई, अपना मिठाई ही मिठाई। बहुत सारे मित्रों का भी सिलेक्शन हुआ था उसी समय। अच्छा उसी समय। तो अच्छा ये बताइए, पहली जो नियुक्ति हुई थी आपकी कहाँ हुई थी? मेरी सबसे पहली नियुक्ति बरेली में। बरेली में हुई थी? हाँ, बरेली में हुआ था, वहाँ ट्रेनिंग हुआ। फिर बरेली से आगरा। आगरा में मैंने 7 साल नौकरी की। कुछ दिन मैं 2 महीने इटावा में नौकरी किया हूँ। वर्तमान समय में ये आगरा से ट्रांसफ़र होकर मैं कुशीनगर जनपद में रजिस्ट्रार के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा, कुशीनगर में इसमें। तो चलिए, मतलब बड़ी खुशी हुई। समय मिलेगा तो फिर मैं आपको इस तरह से बुलाऊंगा और आपसे कुछ ना कुछ पूछता रहूँगा। लेकिन आप थोड़ा बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कहाँ तक समर्पण का भावना होना चाहिए कि वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? सबसे पहली बात है बच्चों को कि कठिन परिश्रम बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क। दूसरी चीज़, उनको अपने सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बच्चे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सही लाइन में नहीं कर पाते हैं। सिलेबस के ज्ञान का मतलब जो उनका जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के पिछले 5 साल के पेपर उनको याद होने चाहिए, तभी वो जानेंगे कि हमारे सिलेबस से वर्तमान में पेपर का प्रतिरूप कैसे बदल रहा है। पिछले साल क्या पूछा, इस साल क्या पूछा, आगे क्या पूछ रहा है, अर्थात कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे बार बार प्रश्न आ रहे हैं और कैसे वो प्रकृति प्रश्नों की बदल रही है, या जो समसामयिक घटनाक्रम है वो कैसे बदल रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, चर्चित स्थान कैसे पूछ रहा है, चर्चित व्यक्तित्व कैसे पूछ रहा है, पुरस्कार कैसे पूछता है। पुरस्कार का बच्चे जानते नहीं, अपना सब रटते हैं, क्योंकि पर डे पुरस्कार बंटते हैं। कितने पुरस्कार आप रटोगे, इसको हमको आपको जानना होगा बच्चों की कौन सा पुरस्कार आएगा। और ये इसके लिए उसको पेपर याद हो या कोचिंग में सही गाइडेंस मिले। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि 50 पुरस्कार ना बंटते हों। खेल में आपको क्या ध्यान देना है, फुटबॉल में कौन सा प्रश्न आ सकता है, क्रिकेट से कौन सा, हॉकी हमारी राष्ट्रीय गेम है उससे क्या आएगा, कबड्डी से क्या आएगा, राष्ट्रमंडल से क्या आएगा, ओलंपिक से क्या आएगा, उस चीज़ों को जानना होगा। टेनिस से कैसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न नहीं कठिन है, चीज़ों को ना कोई बता पाता, जल्दी जान नहीं पाते और बच्चों समझ नहीं पाते, वो सभी को पढ़ने लगते हैं। वहीं एक लाइन का है कि आप कंपटीशन दे रहे हो तो आप जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, हमेशा आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैंने एक पढ़ा जो चीज़, क्या इससे हमारे परीक्षा में कोई लाभ है। जो हम परीक्षा देने जा रहे हैं, क्या इससे कोई प्रश्न आएगा, नहीं आता तो आपके लिए कूड़ा है। भले ही ये चीज़ें बहुत आपकी ज्ञानवान हो, आप ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो। आपको नौकरी लेनी है, जो भी आप जानकारी ले रहे हैं नौकरी के लिए ले रहे हैं। आप विद्वान बनने का कोई मतलब नहीं। आप मुझसे पूछेंगे, मैं भूगोल से BA हूँ, MA हूँ, नेट हूँ, JRF हूँ, डॉक्टरेट हूँ, लेकिन मैं नहीं बता पाऊँगा। ज्ञानी बनने से नहीं, आप कंपटीशन दे रहे हैं ना। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सही गाइडेंस, सही लाइन और निरंतर अभ्यास मतलब ये कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ता रहे। ये जो आदमी एक है कि मैं 1 महीना जो 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, और दूसरा बच्चा है जो रोज 4-5 घंटे पढ़ता है लेकिन वो 3 महीना पढ़ता है, तो इस 4 घंटे वाले का सिलेक्शन उस 8 घंटे वाले से पहले होगा, क्योंकि वो 1 महीना पढ़ता है और 15 दिन फिर आराम करता है। कुल मिला जुला के जो नात बात और रिश्तेदार ये सब हैं, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। थोड़े दिन का मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं है, 2 साल 3 साल। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया।